हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं नो वे आई विल गो इनटू द कॉर्नफील्ड विथ यू मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 6 है। यांग वॉल पे लगे पिक्चर्स को देख रहा होता है। तभी विलेज का चीफ बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यांग बोलता है, मुझे प्यास लग रहा था इसीलिए मैं पानी पीने के लिए यहाँ पे आया हूँ। देन यांग उन्हें पूछता है, ये पिक्चर कब खींची गई थी? विलेज चीफ बोलता है, ये 20 साल पुराना पिक्चर है। उन पिक्चर्स के साथ विलेज चीफ आज का पिक्चर भी लगा देता है। इस पिक्चर में जियाओ एंड यांग साथ में खड़े हुए हैं। एक ओल्ड पिक्चर को देख के विलेज चीफ बोलता है, यहाँ पे देखो, ये बच्चा जियाओ है। तब जोर से हवा चल रहा था इसीलिए उसका फेस रेड हो गया है, पर अब ये छोटा बच्चा एक हैंडसम लड़के में बदल चुका है। यांग पूछता है, तो मेरी मॉम उन्हें 20 साल पहले से जानती थी? विलेज चीफ बोलता है, अगर तुम्हारी मॉम को उसके बारे में पता ना चलता तो शायद आज तुम पैदा ना हुए होते। विलेज चीफ यांग को बताता है, उसके पेरेंट्स एक बार अनाज फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने के लिए विलेज आए थे। हेवी फॉल होने की वजह से उनका कार एक गड्ढे में फंस जाता है। थैंकफुली जियाओ जब स्कूल से वापस घर जा रहा था तब उसने तुम्हारे पेरेंट्स को देखा। जियाओ ने उन्हें विलेज वापस जाने का रास्ता दिखाया। अगर तब जियाओ वहाँ पे नहीं होता तो वो वापस विलेज नहीं आ पाते। तब जंगलों में टेम्परेचर -40 डिग्री था। वहाँ पे वो लोग फ्रीज हो जाते। फिर भी तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने एक सेल्फी लिया था जब वो ठंड से ऑलमोस्ट फेंट होने ही वाला था। उस पिक्चर को देख के यांग सोचता है, मेरे डैड ही ऐसा कर सकते हैं। विलेज चीफ बोलता है, तुम्हारी मदर सच में एक बहुत अच्छी पर्सन है। 20 साल पहले जब ये विलेज बहुत ही ज्यादा पोर था, वहाँ पे भला कैसे स्कूल हो सकता था? जियाओ ने यांग का पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा देखभाल किया था। जब यांग की मदर को पता चला जियाओ को हमेशा इस स्नो को पार करके 1 घंटे दूर स्कूल में जाना पड़ता था, तब यांग की मदर ने डिसाइड किया था प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए वो विलेज को डोनेट देगी। ये सब सुन के यांग सोचता है, मुझे सच में इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। विलेज चीफ बोलता है, सारे विलेजर्स ने कहा कि हम लोग लकी हैं। जियाओ की वजह से विलेज में प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे मिले थे। तो कुछ लोग जियाओ से जेलस फील करने लगे एंड उसे एक्यूज करने लगे, पर वो बच्चा जियाओ सच में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है एंड वो दूसरे लोगों को सफर में नहीं देख सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, यांग अपने डैड को कॉल लगाता है। डैड उसका कॉल रिसीव करता है। यांग बोलता है, डैड मुझे आपसे फेवर चाहिए, क्या आप मुझे ट्रांसफर? तभी उसके डैड बोलते हैं, मैं तुम्हारी मदर के साथ हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल सुन के यांग सरप्राइज हो जाता है। डैड बोलते हैं, क्या तुम्हें लास्ट मंथ के बारे में याद है? तुमने अपना कार एक फ्रेंड को चलाने के लिए दिया था, पर उनका कार एक्सीडेंट एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से हो जाता है। उस पर्सन को सिर्फ इनिशियल मेडिकल एक्सपेंसेस मिले हैं, लेकिन अब उसने संपर्क खो दिया है, इसीलिए पुलिस हमारे पास आई है। यांग बोलता है, लेकिन वो कार चला रहा था। उन्होंने यह तक कहा कि वो खर्चे के लिए जिम्मेदार होंगे। डैड बोलते हैं, यांग तुम अब 21 साल के हो, तुम अब एक ग्रोन अप मैन हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारी मदर ने सिर्फ कुछ 10,000 युआन के खर्च के लिए तुम्हें विलेज भेज दिया है? तुम्हारी मोम को बस यह डर था कि अगर उन्हें तुम्हारे वो गैर जिम्मेदार दोस्त नहीं मिले तो वो तुम्हें परेशान करेंगे। ये सुन के यांग सैड हो जाता है एंड बोलता है, मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता था। डैड तुम्हारी मोम क्या कह सकती थी? अगर उन्होंने सीधे सीधे कह दिया होता कि तुम्हारे दोस्त गैर जिम्मेदार है तो क्या तुम मान लेते? तब तुम डेफिनेटली वूचेंग में रहते एंड तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड को ही सपोर्ट करते। यांग तुम्हें अपनी मोम को ब्लेम नहीं करना चाहिए। डैड की बातों को सुन के यांग समझ पा रहा होता है कि उसके डैड क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। डैड उसे पूछते हैं, तुमने मुझे किस चीज के लिए कॉल किया था? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। यांग बोलता है, मैंने बस ऐसे ही कॉल किया था, मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ही है। ये बोल के वो कॉल काट देता है।
यांग जमीन के नीचे बैठ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा है। वो सोचने लगता है सबसे पहले मुझे वापस चलना चाहिए एंड दूसरे सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। यांग जब ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है वो जियाओ का वॉइस सुनता है। शिमाओ बोलती है, जियाओ तुम मजाक करना बंद करो। जियाओ बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे डैड के यहाँ पे लोगों की कमी है, क्या तुम जिद्दी करना बंद कर सकती हो। यांग उन दोनों की बातें चुपके से सुनता है। शिमाओ बोलती है, शायद ही तुम अपने डैड के साथ कांटेक्ट में हो, चाहे वो तुम्हें लोगों की कमी के बारे में बताए या ना बताए। तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। जब से मेरी मॉम बीमार हुई है मैंने तुमसे बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं। मैं नौकरी पाने के लिए तुम्हें कैसे परेशान कर सकती हूँ। जियाओ बोलता है कि हम दोनों साथ में पले पड़े नहीं हैं, तुम इन सब के बारे में इतना केयर क्यों कर रही हो। माओ बोलती है, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, मैं ऐसा करने का साहस भी नहीं कर सकती। तुम्हारा फैमिली अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी देखभाल करो। तुम किस तरह के दोस्त हो, तुम हमेशा मेरा फायदा उठाते रहते हो। याओ बोलता है, परेशानी पैदा करने से मत डरो। शिनमाओ बोलती है, मैं खुद से डर रही हूँ। एक दिन मैं अपनी मोम के लिए दवाई खरीदने गई थी, पर मेरे पास पैसे कम थे। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने मी से पैसे बोरो किए थे तब मेरे मन में क्या ख्याल चल रहे थे। जाहिर है मैं एक कार्ड का उपयोग कर सकती थी और मैं एडवांस सैलरी मांग सकती थी। तब मैंने मी के बारे में सोचा। तब मुझे लगा कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। फिर मी जियाओ का माउथ कवर कर देती है एंड उसे चुप रहने के लिए बोलती है। माओ बोलती है, मेरे आर्म्स एंड लेग्स हैं, मैं खुद मेहनत कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम्हें मेरे बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। माओ के जाने के बाद मी जियाओ को बोलती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम उसे इतनी छोटी सी बात के लिए राजी नहीं कर सके। तुम हमेशा यांग के साथ लड़ते रहते हो, पर तुम ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में कैसे हार सकते हो। इधर हमें दिखाया जाता है सिम्माओ घर पहुंच चुकी है। वो अपनी मोम को बोलती है, बाहर बारिश होने वाला है, मैं बाहर से कपड़े लेके आ जाती हूँ, आप अपना मेडिसिन पहले खा लीजिए। तभी घर के बाहर मी पहुंच जाती है। सिम्माओ उसे बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मी बोलती है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। सिम्माओ उसका हाथ पकड़ के बोलती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। मी बोलती है, ब्रदर जियाओ के फैक्ट्री में लोग कम पड़ गए हैं, तुम भी एक जॉब की तलाश कर रही हो ना। सिम्माओ बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। ये सुन के मी थोड़ा सैड हो जाती है। इधर हमें जियाओ एंड यांग को दिखाया जाता है। यांग फोन में सर्च करता है, अगर कोई दोस्त आपसे कार बोरो करता है एंड वो कार का एक्सीडेंट करवा देता है, इससे ओनर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्या ओनर को जेल जाना पड़ेगा। उसे आंसर मिलता है कि आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा, ने एक्सीडेंट किया है, अगर उस पर्सन के पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए खर्चे नहीं देगी। अगर ड्राइवर पे नहीं कर पाएगा तो फिर कार ओनर को ही पे करना पड़ेगा। ऊपर के जियाओ इरिटेट होके एक पत्थर को किक मारता है एंड सोचता है, ये कितना इरिटेट है, आखिर ये किस तरह का फ्रेंड है, मेरे साथ ये सब चीजें एक ही समय पे क्यों हो रहा है, अब मैं क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पेमेंट करूंगा। जियाओ उसे पूछता है, आखिर तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। सुन के यांग सोचने लगता है, अगर वो इसके बारे में जियाओ को बताएगा तो जियाओ बोलेगा कि तुम ये डिजर्व करते हो, तुम बहुत स्टूपिड हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे सुधारने के लिए भेजा गया है। इसीलिए यांग उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं बताता है। यांग उसे बोलता है, कुछ भी नहीं, मैं बस सोच रहा था वो लड़की कौन थी, क्या वो तुम्हारी दोस्त है, वो प्रिटी लग रही थी। यहाँ पे यांग टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। याओ बोलता है, वेल उसके ग्रैंडफादर एक रूसियन है, इसीलिए हम लोग उसे सिम्माओ जी पुकारते हैं। देन वो थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो प्रिटी है। अभी अचानक से बारिश होने लगता है। अभी जियाओ उसके सर को क्लॉथ से कवर कर देता है। यांग पूछता है, आखिर ये क्या है। जियाओ बोलता है, ये एक एप्रोन है, इसके ऊपर हम लोग पार्टी के दौरान फूड सर्व कर रहे थे, से ये वाटरप्रूफ भी है। ये सुन के यांग बोलता है, आखिर ये बात तुमसे किसने कहा।
जियाओ बोलता है हमें एक दुकान में चलना चाहिए अम्ब्रेला खरीदने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग भागते हुए एक शॉप पे जाते हैं और शॉप ओनर बोलती है हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है। वो दोनों दुकान के नीचे छुप जाते हैं। जियाओ बोलता है बारिश और भी तेजी से हो रहा है। यांग बोलता है मुझे बहुत भूख लग रहा है। तभी यांग छींकता है। देख के जियाओ अपने कपड़े उतार देता है एंड उसे बोलता है तुम इसे पहन लो। यांग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। जियाओ उसे बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बीमार पड़ जाओ। ये सुन के यांग ब्लश करने लगता है एंड उसका हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगता है। यांग उसे बोलता है तुम्हें इस तरह से मेरे बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है। जियाओ उसे अपने कपड़े पहना देता है एंड बोलता है तुम जल्दी से इसे पहन लो। अब मैंने तुम्हारे हाथों पे मेडिसिन अप्लाई किया था तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था और तुम्हें कोल्ड हो जाएगा तो मैं तुम्हारा केयर किस तरह से करूँगा। यांग उसके कपड़े को स्मेल करने लगता है क्योंकि उसके कपड़ों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देख के जियाओ उसे घूरने लगता है। यांग उसे बोलता है मैं कोई वियर्ड एक्ट नहीं कर रहा हूँ तुम मुझे इस तरह से मत देखो। जियाओ उसे बोलता है लगता है ये बारिश नहीं रुकने वाला है। ये बोल के जियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है हम दोनों साथ में भागते हुए घर जाएंगे। बारिश में भीगने के दौरान जियाओ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।